हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो आज मैं क्लास 11 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एमसीक्यूज़ करवाऊंगी और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है। और चूंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है इसलिए ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, ई एम आर एस, सभी में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये मेरे सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपको अलग से एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चंस स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन से निकाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस द S2 molecules break apart and the resulting excited hydrogen atoms release electromagnetic radiation at specific frequencies। इसमें बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास किया जाता है तो उसमें जो S2 molecules है वो टूटता है, और इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में रहता है और वो क्या रिलीज़ करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज पे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। तो ये चार ऑप्शन जो है हमारा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर दियर डिस्कवरर्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है इन सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस। और वो जो सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस है तो उसको जिसने डिस्कवर किया, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसके अकॉर्डिंग उस लाइंस के नाम को रखा गया है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम इंक्लूड सेवरल सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट एमिशन लाइंस। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सीरीज़ है, द लेमन सीरीज़। तो लेमन सीरीज़ को किसने डिस्कवर किया, लेमन ने। ठीक है, इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। एंड द बेलमर सीरीज़, तो बेलमर सीरीज़ को किसने डिस्कवर किया, बेलमर ने, इन द विजिबल रीजन। एंड द पैशन ब्रैकेट एंड अदर सीरीज़ इन द इंफ्रारेड रीजन। दीज सीरीज़ आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम appears as dark lines within an otherwise continuous spectrum and occurs due to the absorption of a specific wavelength by the atoms or molecules of a given material। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा absorbing specific wavelengths from an incoming continuous spectrum। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट है वो एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है, बिकॉज दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस द लाइट ट्रेवल थ्रू। क्योंकि वो उस सब्सटेंस से एब्जॉर्ब हो जाता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करता है। इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट जो है वो नहीं रहता है। ये जो मिसिंग वेवलेंथ है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, तो डार्क लाइंस और गैप्स की तरह दिखते हैं स्पेक्ट्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस इज क्रिएटेड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या बोला जा रहा है कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कैसे क्रिएट हुआ है, तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्रिएट हुआ है। एमिशन स्पेक्ट्रम उस सब्सटेंस के एटम और मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्रिएट हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अ चेंज फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे चेंज होता है एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, emission spectrum of a chemical element or compound represent the range of frequencies of electromagnetic radiation emitted when its atoms or molecules move from higher energy levels to lower ones। ठीक है, जब उसका हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर वन पे आता है तब ये जो है एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, वो दिखता है हमें। ईच एमिटेड फोटोन कैरीज एन एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स। तो इसमें जितने भी एमिटेड फोटोन हो उसमें कितने एनर्जी रहते हैं, तो जो दो स्टेट है हमारा, एक्साइटेड स्टेट और जो लोअर स्टेट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उतना ही एनर्जी उनके पास होता है, सारे फोटोन के पास। विथ न्यूमरस पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस विद इन ईच एटम, ईच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू अ डिस्टिंक्ट एनर्जी डिफरेंस resulting in a diverse array of radiated wavelengths that collectively form the emission spectrum। Question number 4 देखिए, the photoelectric effect demonstrated that light has the ability to eject electrons from a material when it strikes it। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा exhibit particle like characteristics।
क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है किसी भी मेटल सरफेस से जब उसको हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो ये रिवील करता है कि लाइट जो है उसमें बहुत सारे डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं या क्वांटा, जिसको हम क्वांटा भी कहते हैं। आइंस्टीन ने क्या किया था कि इस लाइट क्वांटा को मोमेंटम के साथ कनेक्ट कर दिया था। क्यों? सॉलिडिफाइंग द आइडिया ऑफ लाइट एज पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ताकि वो लाइट को पार्टिकल और फोटॉन्स की तरह डिस्क्राइब कर सके। द अंडरस्टैंडिंग हाईलाइटेड द डुअल नेचर ऑफ लाइट एज बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। और इससे क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि लाइट का डुअल नेचर को पाया गया। ठीक है, लाइट एक वेव की तरह भी एक्ट करता है और पार्टिकल की तरह भी। तो आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट rather than his work on relatively earned him the Nobel Prize in Physics, और इस वजह से आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइसोटोप्स आर एटम्स दैट हैव, आइसोटोप्स किसको कहते हैं? तो आइसोटोप्स वो एटम्स है जिसका सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स नोन एज आइसोटोप्स, distinguished by their identical number of protons and electrons but varying number of neutrons. As a result, isotopes of the same element exhibit different mass values. सेम ही एलिमेंट का आइसोटोप का जो है मास वैल्यू वो डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आइसोबार्स आर द एटम्स दैट हैव, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स जो है, क्लैरिफिकेशन में देखो, आइसोबार्स आर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल एलिमेंट्स शेयरिंग एन आइडेंटिकल काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, however they diverge in atomic number, proton count while possessing identical mass numbers. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द करेक्ट टर्म फॉर द मास नंबर डिनोटेड एज ए इज, करेक्ट टर्म, ये जो चार ऑप्शन उसमें मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करें उसके लिए करेक्ट टर्म क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज एन होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और उसको हम एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं या न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल काउंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था विथ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग सपोर्टेड द फाइंडिंग ऑफ, वो क्या फाइंड किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था एंड उसने एक थिन गोल्ड फॉयल पे उसको डायरेक्ट किया था ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो एटम के अंदर किस तरह से है। इस एक्सपेरिमेंट से रुदरफोर्ड जो है वो एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। ठीक है, उसने एटॉमिक मॉडल दिया जिसका उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताया कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है। दूसरा उसने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द जो एटम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स, बहुत सारे एटम्स जो हैं उसका मास जो है वो इसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, थर्ड उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन डिस्टिंक्ट पाथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है डिफरेंट पाथ्स में। न्यूक्लियस, लास्ट उसने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो इनक्रेडिबली स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम, एटम का जितना साइज है उससे कंपेरेटिवली न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज इस्टेब्लिश थ्रू, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर ए मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, 1909 में रॉबर्ट मिलिकन एंड हार्वे फ्लेचर जो है वो उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू एसरटेन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ताकि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता कर सके। बाई सस्पेंडिंग माइनस्क्यूल चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, उसने क्या किया कि माइनस्क्यूल चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स को दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसने सस्पेंड किया और देन दे बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल पुल विथ ड्रैग एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, फिर उसने ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस किया इलेक्ट्रिक फोर्सेस के थ्रू। मिलिकन जो है उसे भी नोबेल प्राइज़ मिला 1923 में इस एक्सपेरिमेंट के कारण।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए 1897 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैथोड रेज जो उसमें कंसिस्ट उसमें क्या होता है, तो न्यूली डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिससे बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, विच टाइप ऑफ रेडिएशन पजेजेस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? किस तरह के रेडिएशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्सरे में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर एंड यूटिलाइज द कांस्टेंट H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड? तो ये तो हमें पता है, किसने डिस्कवर किया था? प्लैंक ने। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये फॉर्मुलेट किया था किसने? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। एंड वाज द इनिशियल साइंटिस्ट, और वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जो कि एच के वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अ सब शेल विथ एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L इक्वल टू 2 कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ वॉट? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लैरिफिकेशन में देखिए, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑर्बिटल्स, इसके लिए क्या हो जाएगा? S P D F। तो L इज इक्वल टू 2 मतलब 2 नंबर पे कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है? D ऑर्बिटल। तो L इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्ड्स टू D ऑर्बिटल्स विच कैन टेक अप 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट अ वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इन द सीक्वेंस NL ML एंड MS फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 1 -1 1/2। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब n इक्वल टू 2 रहता है तो ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज क्वांटम नंबर L जो है उसका वैल्यूज होगा 0 एंड 1, एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज ML, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0 -1 +1। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो वो ये डिस्क्राइब करता है द बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन एन एटम। वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसके बैलेंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्क्राइब करता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल proposed that atoms consisted of positively charged spheres। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ने ये प्रपोज किया था कि एटम्स के पास वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है थ्रू आउट देयर वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नोटेशंस इज इनएक्यूरेट? हमारा करेक्ट आंसर होगा 3F। क्लैरिफिकेशन ये है कि थर्ड शेल जो है उसमें उसमें क्या होता है कि F सब शेल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाइज द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल? कौन सा जो क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को स्पेसिफाई करता है ऑर्बिटल के अंदर? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा N एंड L। क्लैरिफिकेशन में देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है ऑर्बिटल के अंदर वो N और L के सम से ही डिटरमाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड इन द n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट? किस तरह के एनर्जी, ठीक है, कितना एनर्जी चाहिए एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए? कहाँ पर? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में लोकेटेड हो, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट पे जो एनर्जी रहता है वो रहता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स इज एक्यूरेट फॉर द n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल? अगर n इज इक्वल टू 3 है तो कौन सा क्वांटम नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो सही होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, L2 होना चाहिए, ML जो है वो +2 होना चाहिए और MS जो है वो +1/2 होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन में देखिए, दिए हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए जो परमिसिबल वैल्यूज़ होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज़ L, वो होगा 0 1 2। जब L 0 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज़ ML वो सिर्फ 0 होगा, और L जब 1 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज़ ML उसका वैल्यू +1 0 और -1 होगा। जब L इक्वल टू 2 होगा
तो ml का वैल्यू +2, +1, 0, -1 और -2 होगा। Each ml value corresponds to two possible spin quantum number, that is ms, either +1/2 or -1/2। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन क्वांटम नंबर ऑल ऑर्बिटल्स विद इन अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन शेल कैन शेयर द सेम वैल्यू। हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पिन। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या डिनोट करता है, वो दो पोटेंशियल ओरिएंटेशंस को डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन का विद इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर। कब? जब व्हेन ऑल अदर क्वांटम नंबर्स, जब सारे क्वांटम नंबर्स जो अदर क्वांटम नंबर्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और उनका वैल्यू होता है या तो +1/2 या फिर -1/2। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।